ठीक है, कल की क्लास में हमने वी हैव स्टार्टेड ड्यूल नेचर एंड वी हैव सीन photoelectric effect, and then we have seen effect of intensity on photoelectric current and effect of potential on photoelectric current. ठीक है, यहाँ तक हमने लास्ट क्लास में देखा है। आज हम बढ़ते हैं आगे। ठीक है, ठीक है, कल की क्लास में हमने देखा था इंटेंसिटी इंटेंसिटी वर्सेस फोटो करंट। तो सर इसका ग्राफ आया था, लीनियर आया था, है ना। तो यहाँ पे इंटेंसिटी है, यहाँ पे मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट है। ठीक है, इसके बाद हमने देखा था वोल्टेज वर्सेस फोटो इलेक्ट्रिक करंट। तो इसमें हमने देखा था कि सर जब आप पॉजिटिव पोटेंशियल लगाओगे तो इसमें सैचुरेशन वोल्टेज सैचुरेशन करंट आ जाता है, और जब नेगेटिव वोल्टेज लगाओगे तो ये सब एक सेम पोटेंशियल पे जीरो हो जाता है। इसको हम बोलते हैं -V0। इसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। इसी को हम बोलते हैं स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, अगर ये I1 है या I2 है या I3 है, तो इंटेंसिटी इज ग्रेटर देन I2 इज ग्रेटर देन I1। तो यहाँ से जो हमारा जो मेन पॉइंट था वो था कि सर स्टॉपिंग पोटेंशियल is is independent of intensity है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। हाँ सर। बट जो सेचुरेशन करंट है मेरा, सेचुरेशन करंट डिपेंड ऑन इंटेंसिटी। ये हमारा लास्ट क्लास का हमारा समरी था। ठीक है, आज हम पढ़ते हैं इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी। अभी तक हमने फ्रीक्वेंसी की बात नहीं की। फ्रीक्वेंसी हमारा कांस्टेंट है ना। फ्रीक्वेंसी की बात ही मैंने नहीं की, अभी तक सेम फ्रीक्वेंसी था। इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑन स्टॉपिंग पोटेंशियल। ठीक है, बात होगी फ्रीक्वेंसी पे अगर हम वेरी करेंगे, उसको बढ़ाएंगे घटाएंगे तो मेरा क्या इफेक्ट आ रहा है वो हम देखेंगे, है ना। इंटेंसिटी सेम है, बट इंटेंसिटी सेम है। अब मैं फ्रीक्वेंसी को चेंज करूंगा। ठीक है, इंटेंसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी को मैं चेंज करूंगा। ठीक है, अब मैंने क्या किया, अब इसके इफेक्ट को पढ़ने के लिए मैंने क्या किया, तो स्टडी द इफेक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। है ना, फ्रीक्वेंसी का इफेक्ट हम पढ़ रहे हैं। मैंने क्या की, मैंने ऐसा इंटेंसिटी सेट किया। मैंने इंटेंसिटी को मैंने सेट कर दिया पहले, इंटेंसिटी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन एट ईच फ्रीक्वेंसी at each frequency intensity of incident radiation at each frequency is adjusted is adjusted in such a way in such a way in such a way that saturation current is same when plate A is at positive potential। ठीक है, मतलब ड्राइंग से देखो। अब मैं क्या कर रहा हूँ मैं क्या कर रहा हूँ, मेरा इंटेंसिटी तो सेम ही है, फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहा हूँ। जब इंटेंसिटी सेम है, फ्रीक्वेंसी में लेट्स सपोज म्यू 1 म्यू 2 म्यू 3 कर रहा हूँ, तो हमने ये पाया कि सर हर केस में जब मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया है, मेरा हर केस में जो मेरा मेरा जो
सैचुरेशन करंट आया है वो सेम आया है। हर केस में जो मेरा सैचुरेशन करंट आया है वो सेम आया है, चाहे ये म्यू थ्री हो, म्यू टू हो या म्यू वन हो। इंटेंसिटी का जो सैचुरेशन करंट है वो सेम है, क्योंकि भाई सैचुरेशन करंट तो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है। इंटेंसिटी सेम है तो बस सैचुरेशन करंट भी सेम आएगा, चाहे म्यू थ्री हो, चाहे फ्रीक्वेंसी म्यू थ्री हो, म्यू टू हो, म्यू वन हो। इंटेंसिटी तो सेम ही है, तो सैचुरेशन करंट भी ऑब्वियस सी बात है सेम ही आएगा सबका। यहाँ से हमने पाया कि सर सबका सैचुरेशन करंट तो मेरा सेम आया है। यहाँ से सबका सैचुरेशन करंट तो मेरा सेम आया है जब मैंने पॉजिटिव पोटेंशियल अप्लाई किया। जब मैंने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया, जब मैंने व्हेन आई हैव अप्लाई नेगेटिव पोटेंशियल, उस केस में क्या हुआ? जब मैंने नेगेटिव पोटेंशियल अप्लाई किया उस केस में क्या हुआ? ये जो करंट है वो धीरे 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 जीरो होगा। द पोटेंशियल ऑन द प्लेट इज ग्रेजुअली रिड्यूस टू जीरो एंड ठीक है, और टिल द पॉइंट स्टॉपिंग पोटेंशियल इज रीच। ठीक है, जब हमने ये म्यू थ्री म्यू टू म्यू वन में पाया तो हमने देखा कि सर जो फ्रीक्वेंसी सबसे कम है, जो फ्रीक्वेंसी सबसे कम है उसका पोटेंशियल स्टॉपिंग पोटेंशियल सबसे पहले आ गया। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल ऐसे आया। उसके बाद जो फ्रीक्वेंसी है उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल यहाँ पे आया। तो अगर मैं यहाँ पे नाम दूँ, लेट सपोज ये है मेरा माइनस वी नॉट थ्री, ये है माइनस वी नॉट टू, ये है माइनस वी नॉट वन। तो यहाँ से क्या पता चला सर? म्यू थ्री, ये जो है ये जो है ये वो है म्यू थ्री का लाइन। म्यू थ्री इज ग्रेटर देन म्यू टू, ये वाला जो लाइन है वो है म्यू टू, फ्रीक्वेंसी म्यू टू। और जब मैंने फ्रीक्वेंसी वन किया तो ये स्टॉपिंग पोटेंशियल आया, तो ये आया म्यू वन। ठीक है, यहाँ पे था मेरा फोटो इलेक्ट्रिक करंट, यहाँ पे था मेरा करंट, यहाँ पे है वोल्टेज, यहाँ पे मेरा पोटेंशियल, यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल है, यहाँ पे नेगेटिव पोटेंशियल है। तो यहाँ से मुझे क्या समझ में आया? यहाँ से मुझे समझ में आया कि सर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल वाला भाई साहब था वो इंटेंसिटी पे तो डिपेंड नहीं करता है, बट वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। स्टॉपिंग पोटेंशियल इंक्रीजेस इंक्रीजेस विद द फ्रीक्वेंसी, इंक्रीजेस विद फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। ऐसे समझ में आया कि जो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है। तो अगर मेरे पास फ्रीक्वेंसी म्यू थ्री है, म्यू टू है और म्यू वन है, तो करस्पॉन्डिंगली मेरा जो स्टॉपिंग पोटेंशियल आया वी नॉट थ्री बड़ा होगा वी नॉट टू से, बड़ा होगा वी नॉट वन। बताओ, क्या ये चीज क्लियर हुई? हाँ सर। ठीक है, तो यहाँ से जो पते पते वाली बात ये है, जो इम्पोर्टेंट बात ये है कि जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो डिपेंड करता है फ्रीक्वेंसी पे। वी नॉट जो है वो इंडिपेंडेंट है इंटेंसिटी का। कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है इसमें, कितनी ही बार क्वेश्चन आया हुआ है। वी नॉट है ना, वी नॉट जो है वो फ्रीक्वेंसी पे प्रोपोर्शनल है, वी नॉट जो है इंटेंसिटी पे डिपेंडेंट नहीं है। सैचुरेशन करंट सैचुरेशन करंट डिपेंडेंट है इंटेंसिटी पे, सैचुरेशन करंट इंडिपेंडेंट है फ्रीक्वेंसी, चाहे फ्रीक्वेंसी कितनी भी हो, इन मेरा जो सैचुरेशन करंट है वो सेम होगा। ठीक है, ये दो पॉइंट और ये डायग्राम याद रखो। पहला डायग्राम ये वाला, दूसरा डायग्राम ये वाला। पहले डायग्राम में एक दो तीन ऐसे 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 बना दो, दूसरे वाले डायग्राम में ऐसे बनाओ, एक दो तीन। हाँ, ये है माइनस वी नॉट थ्री, ये है माइनस वी नॉट टू, ये है माइनस वी नॉट वन। तो म्यू थ्री इज ग्रेटर देन म्यू टू इज ग्रेटर देन म्यू वन। सबका जो सेचुरेशन करंट है वो इस तरफ है आई। यहाँ पे ये है आई थ्री, ये है आई टू, ये है आई वन। और सबका जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो सेम आया है, माइनस वी नॉट आया है। ठीक है, यहाँ से क्या आया? आई थ्री इज ग्रेटर देन आई टू इज ग्रेटर देन आई वन। बोलो, अब क्लियर है सबको? ये क्लियर, ये दो इस पेज से आपका पूरा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट था वो कवर हो गया। ठीक है। ठीक है सर। ये दिमाग में रहना चाहिए, ये आपके नोट्स कॉपी में ये चीज, ये जो पेज बनाया है मैंने वो रहना चाहिए। ठीक है।
ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अगर मैं if we plot a graph if we plot a graph between frequency of incident radiation and corresponding stopping potential corresponding stopping potential, ठीक है, तो हमको क्या मिलेगा? हमको मिलेगा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलेगा, क्योंकि वो स्ट्रेट है, उससे तो प्रोपोर्शनल है, वी गेट स्ट्रेट लाइन ग्राफ। कैसे बनेगा देखो, ऐसे ध्यान से देखना। मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ, मैं ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ फ्रीक्वेंसी और स्टॉपिंग पोटेंशियल के बीच में, ठीक है, स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी। अब हमने यहाँ पे देखा कि सर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है वो तो फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ना, वो तो उस पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो हमने बोला ठीक है भाई, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मतलब क्या आगे स्ट्रिक्ट लाइन आ जाएगा, तो हमने बना दिया एक स्ट्रिक्ट लाइन। अगर लेट्स सपोज मैंने ये बनाया एक मेटल का, ये बनाया मैंने दूसरे मेटल का, ठीक है, लेट्स सपोज ये है मेटल ए, ये है मेटल बी, तो ये है इसका फ्रीक्वेंसी न्यू नॉट, ये है न्यू नॉट डैश। ठीक है, इसको अगर मैं एक्सटेंड करूंगा यहाँ पे, इसको मैं एक्सटेंड करूंगा यहाँ पे, तो जो नेगेटिव में आया है ये वैल्यू है -W0। डब्ल्यू नॉट याद करो, वर्क फंक्शन, याद आया? डब्ल्यू नॉट याद करो, वर्क फंक्शन, वर्क फर्स्ट फंक्शन क्या होता था? मिनिमम एनर्जी जो मुझे लगा चाहिए जिससे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने मेटल सरफेस से निकल जाए, वही है डब्ल्यू नॉट। अब इसको मैं ग्राफिकल में बता रहा हूँ, ठीक है, तो ये जो म्यू नॉट है ना, इतना जो म्यू नॉट है भाई, इतना इतना पहले मेरे को मिनिमम फ्रीक्वेंसी अप्लाई करना पड़ेगा और इतना मिनिमम एनर्जी अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही तो इलेक्ट्रॉन निकलना चालू हुआ यहाँ से, बोलो। तो जैसे ही मेरा इस केस में म्यू फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट से ज्यादा हुआ, जैसे ही मेरा फ्रीक्वेंसी इस म्यू नॉट से ज्यादा होगा, मतलब जैसे ही इस तरफ में आएगा, तो मेरा क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो निकलना चालू हो जाएगा मेटल सरफेस से, है ना। और इस वाले मेटल बी के लिए जैसे ही मेरा फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट डैश से चालू से ज्यादा होगा, वैसे ही मेरा मेटल जो है, मेरा जो इलेक्ट्रॉन है वो मेटल से निकलना चालू हो जाएगा। और स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ बन जाएगा। तो इस ग्राफ से मुझे क्या क्या मिला, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे न्यूमेरिकल आता है। जो ग्राफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो अभी, अब देखो मैं इस ग्राफ से क्या क्या आपको बताने वाला हूँ। पहला पॉइंट, पहला पॉइंट ध्यान से देखना कि भाई, पहला पॉइंट तो ये है कि सर जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है, स्टॉपिंग पोटेंशियल, स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलो या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बोलो, मैंने यहाँ पे आपको पिछली क्लास में लिखवाया था ना, काइनेटिक एनर्जी जो हो जाती है वो इक्वल हो जाती है पोटेंशियल एनर्जी के, तो ½ mv² इज इक्वल टू EV0 हो जाता है ना। तभी तो डिक्रीज होना फर्स्ट चालू करेगा स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है, स्टॉपिंग पोटेंशियल। और जब पोटेंशियल की वैल्यू स्टॉपिंग पोटेंशियल होगी, उस समय जो मेरा काइनेटिक एनर्जी होगा वो मैक्सिमम होगा। और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो इलेक्ट्रॉन्स increases increases linearly with with frequency of incident radiation। सही बात है, बट बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, सही बात है ना।
बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी। ये तो पढ़ा हमने भाई, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो लीनियरली इंक्रीज करता है फ्रीक्वेंसी के साथ और इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी के साथ। सही है, पहला पॉइंट ओके है। दूसरा मतलब यहाँ पे देखो, जब मेरा फ्रीक्वेंसी की वैल्यू म्यू नॉट है तो मेरे स्टॉपिंग पोटेंशियल की वैल्यू कितनी है, 0। जब फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट है, मतलब मिनिमम फ्रीक्वेंसी है म्यू नॉट, तब मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल क्या है, 0। मतलब देयर एग्जिस्ट a certain minimum cut off frequency for which stopping potential is 0। बोलो। तो यहीं से आया कि भाई द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी below which below which below which photoelectric photoelectric emission stop altogether is called threshold frequency। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब ये जो म्यू नॉट है ना, वो और कुछ नहीं है, वो क्या है, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है ना। ये मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी है बिलो विच मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल 0 है। मतलब अगर इससे पीछे मैं जाऊंगा फ्रीक्वेंसी पे, यहाँ पे जाऊंगा तो यहाँ पे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 है। जैसे ही मेरा फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट हुआ, मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसने अटेन किया है ना, जैसे ही उसने मिनिमम फ्रीक्वेंसी अटेन किया, वैसे ही फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट चालू होगा और ये लीनियरली मूव करेगा। तो वही लिखा है मैंने, देयर एग्जिस्ट अ मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी फॉर विच द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज 0। द मिनिमम वैल्यू ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन बिलो विच द फोटोइलेक्ट्रिक एमिशन स्टॉप इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ से थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी का कौन सा समझ में आया। फर्स्ट तीसरा पॉइंट, अब मेरे पास दो डिफरेंट मेटल्स है और टू डिफरेंट मेटल्स जो मैंने यहाँ पे दिखाया था डायग्राम में, फॉर टू डिफरेंट metals A and B. The graph, these graphs have same slope, have same slope, but the threshold frequency is different. But the threshold frequencies are different, है ना। यहाँ पे देखो, देखो भाई, इसका भी स्लोप और इसका स्लोप सेम ही है, पर दोनों का जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी वो अलग अलग है ना। डिफरेंट थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी होता है। क्या होता है, इतना समझ में आया सबको। फर्स्ट इतना समझ में आया। तो यही अभी जो हमने पढ़ा, सब है हमारे लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन। अभी जो मैंने आपको पीडीएफ भेजा था, उसमें क्वेश्चन नंबर 8 पे आओ। क्वेश्चन नंबर 8 खोल लो जल्दी से। लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन खोल लिया। फर्स्ट चलो पहला लाइन पहला पढ़ो, चलो पढ़ो। on the basis of the experimental results on photoelectric effect, Leonard and Millikan gave the following laws of photoelectric emission. एमिशन ठीक है। For a, अब जो आ रहे हैं वो चार लॉ आ रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन में। चलो पहला पहला पढ़ो। for a given photosensitive material and frequency of incident radiation above the threshold frequency, the photoelectric current is directly proportional to the intensity of light.
The ठीक है, ये saturation हमने, current is हाँ हाँ, ठीक है, पढ़ो पढ़ो। di- the saturation current is directly proportional to the intensity of incident radiation. ठीक है, तो ये हमने पढ़ा हुआ है, ये हमने देखा था, पहला केस हमारा यही था, है ना। हाँ, सैचुरेशन करंट इज सैचुरेशन करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इंटेंसिटी। ठीक है, वही है जो हमने पहला केस पढ़ा था, वो हो गया पहला लॉ। ठीक है, जो हमने पहला केस पढ़ा था वो हो गया पहला लॉ। आ जाओ दूसरे दूसरा लॉ, दूसरा पढ़ो। for a given photosensitive material, there exists a certain minimum cutoff frequency below which no photoelectrons are emitted. However high is the intensity of incident radiation, this frequency हम्म is called threshold frequency. इसमें कोई दिक्कत? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अभी हमने पढ़ा कि भाई Hmm. मेरी कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, इस यहाँ से मेरी कुछ मिनिमम फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, उसके भले ही कितना भी इंटेंसिटी हो, भले इंटेंसिटी तुम कर दो 1000, पर फ्रीक्वेंसी अगर मेरे पास 5 हर्ट्ज ही है, मिनिमम है, वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है, तो मेरा फोटो इलेक्ट्रिक जो इफेक्ट है वो नहीं होगा, है ना। देर देर एग्जिस्ट अ मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, हमेशा मिनिमम कट ऑफ फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, बिलो विच नो फोटो इलेक्ट्रॉन्स आर एमिटेड हाउएवर हाई, दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो दूसरा लॉ क्या हो गया? दूसरे लॉ में आपको थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी के बारे में बताना है। ठीक है, इस डेफिनेशन बताना है बेसिकली कि होता क्या है। ठीक है, थर्ड लॉ आ जाओ। Above the threshold frequency, the stopping potential, or equivalently, the maximum kinetic energy of the photoelectrons is directly proportional to the frequency of incident radiation, but is हम्म independent of its intensity. सही बात है, यही हमने तीसरा केस पढ़ा है, अभी हमने यहीं पे यहाँ पे यही सब लिखा है, यहाँ पे हमने ये Mm. सब लिखा है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल और इंक्रीजेस लीनियरली विद द फ्रीक्वेंसी एंड बट इज इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी, है ना, सेम चीज लिखा हुआ है, सेम चीज लिखा है ना। Mm. जो हमारा थर्ड केस था वो हो गया थर्ड लॉ। ठीक है, अब पहले आपको बात करनी है फोटो इलेक्ट्रिक करंट मेरा इंटेंसिटी की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, फिर आपको बात करनी है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की, फिर आपको आगे बढ़ना है थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, फिर आपको बात करनी है अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, अबव थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल का जिक्र करना है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का जिक्र करना है। स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है वो मेरा फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है और इंडिपेंडेंट होता है इंटेंसिटी पे, इसका जिक्र करना। तो ये हो गया आपका थर्ड लॉ। फोर्थ लॉ क्या है? The photoelectric emission is an instantaneous process इंस्टेंटेनियस प्रोसेस, that ये एक इंस्टेंटेनियस प्रोसेस होता है बस, मतलब बहुत छोटे, बहुत ही मिनिमम टाइम में, देखो 10⁻⁻⁹ सेकंड में ये इफेक्ट होता है। तो ये हो गया mm, आपका चार चार लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक। क्या आप चार फोटो लॉ ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट लिख सकते हो खुद से? याद कुछ याद नहीं करना है इसमें, कुछ याद करना है, कुछ याद नहीं करना, ध्यान में बस रखना है। uh, भाई पहले पहले मेरे को फोटो इलेक्ट्रिक करंट और इंटेंसिटी पहला केस, दूसरा केस मुझे मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी की का जिक्र करना है कि भाई थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से मिनिमम फ्रीक्वेंसी होगी तो कोई भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होगा नहीं। फिर थर्ड में मेरे को उसके आगे बढ़ना है। जैसे ही मैं थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़ूंगा तो मेरा ग्राफ बनता है ऐसे, जैसे ही मैं बढ़ूंगा तो मेरा जो सैचुरेशन करंट, जो मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल होगा वो फ्रीक्वेंसी पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और इंडिपेंडेंट ऑफ इंटेंसिटी है, वो उसकी बात करना है। चौथा तो भाई, चौथा ये है कि ये मेरा इंस्टेंटेनियस प्रोसेस है, खत्म। तो ये हो गया आपके फोर लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ये हो गया आपका फोर लॉस ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, वेरी इजी, है ना। बस ये चार पॉइंट दिमाग में रखो, बाकी सीबीएसई में आएगा तो वो तो लिखना आपको आता है, वो तो आपको फिर इंग्लिश लिखनी है ना। इस चीज को थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के लिखना है एग्जाम में। ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। आइंस्टाइन जो क्वेश्चन नंबर 10 है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, अब देखो, पहले यहाँ से लेके यहाँ तक पढ़, यहाँ से चालू करो, आइंस्टाइन थ्योरी ऑफ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पहले पढ़ लो, एक बार पढ़ो। uh, हम्म sure. In 1905, Einstein explained photoelectric effect on the basis of Planck's quantum theory, according to which light radiation travels in the form of discrete photons. The energy of each photon is h mu. हम्म Photoelectric emission is the result of interaction of two particles, one a photon of incident radiation and the other an electron of photosensitive material.
The energy h mu of the incident photon is used up in two parts. हाँ A part of the energy of the photon is used in liberating the electron from the metal surface, which is equal to the work function W naught of the metal, and the remaining energy of the photon is used in imparting kinetic energy to the ejected electron. ठीक है, अब देखो, Therefore, energy. अब देखो यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब देखो तो पूरी बात क्या हो रही है, देखो पूरी बात आगे आगे कल की, कल जो मैंने आपको पहला पहला जो मैंने आपको डेफिनेशन क्या लिखवाया था, वर्क फंक्शन। इसलिए मैंने कल आपको वर्क फंक्शन का डेफिनेशन लिखवाया था। वर्क फंक्शन क्या होता है, मिनिमम एनर्जी जो मुझे चाहिए देना देनी है मेटल के अंदर जिसके कि वो जो इलेक्ट्रॉन है वो निकल पाए सरफेस से। वही वही कहानी आ गई, वही 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 कहानी पे हम आ गए हैं। देखो ये मेरे पास मेटल सरफेस है, ये मेरे पास मेटल सरफेस है, ये मेटल है। आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन, आइंस्टाइन ने प्लैंक क्वांटम थ्योरी का यूज किया। इसने बोला, इसने क्या बोला कि भाई, इसने एक चीज बढ़िया चीज बोली कि भाई जब आप यहाँ पे इंसिडेंट लाइट लाइट आती है, जब आपने यहाँ पे लाइट दी, इंसिडेंट फोटोन दिया, यहाँ पे आपने लाइट दी है, इंसिडेंट फोटोन दिया है ना, इसकी कुछ एनर्जी है एच न्यू, इसकी कुछ एनर्जी है एच न्यू, है ना, इसने दिया है, इसने एनर्जी लगाई है इस मेटल सरफेस पे, ताकि ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहाँ पे वो यहाँ से भाग खड़ा होकर यहाँ पे आ जाए। बोलो हाँ या ना, इतना बताओ पहले, है ना। हाँ सर। ठीक है, अब जो आपने एनर्जी दी है, अब जो आपने एनर्जी दी है एच न्यू, आपने जो एनर्जी दी है एच न्यू, उसी का कुछ पार्ट तो पहले, उसी का कुछ पार्ट पहले इसमें लगेगा ऐसा वर्क फंक्शन डब्ल्यू नॉट। मतलब अब यहाँ पे देखो, जब इसको उससे विजुअलाइज करो, मान लो आपका गेट जो है वो बंद है और आपको गेट को खोलना है, आपको हैंडल से लॉक से लॉक खोलना है। आप थोड़ी सी एनर्जी लगाओगे नहीं खुलेगा, आपने आपने उससे थोड़ी सी बढ़ और की, नहीं खुला, नहीं खुला। जैसे ही वो मिनिमम एनर्जी आपने लगाई, तो गेट का जो लॉक होता है वो खुलता है। बोलो हाँ या ना, है ना। हाँ सर। जैसे ही आप थोड़ी सी ज्यादा एनर्जी लगाते हो, जो मिनिमम एनर्जी चाहिए गेट के लॉक को खोलने के लिए वो है मेरा डब्ल्यू नॉट। उसके बाद गेट के खोल के आप उसको पीछे करते हो, उसके बाद गेट आगे खुल जाता है। तो उसके बाद जो एनर्जी दी आपने, उसके बाद जो आपने एनर्जी दी, मतलब उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन को यहाँ से निकाल के यहाँ पे दिया, वो क्या दे दिया आपने, काइनेटिक एनर्जी दे दी उसको। बताओ ये समझ में आई, ये कुछ समझ में आया कि नहीं आया। हाँ सर। वेरी इजी भाई। हाँ आप आपने जो एनर्जी ये प्रोवाइड की थी, ये तो आपने एनर्जी दी थी सिस्टम को, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन, एनर्जी ऑफ इंसिडेंट रेडिएशन। उसका कुछ हिस्सा हो गया उसको मिनिमम एनर्जी एक्वायर करने के लिए, जो जिसको हम बोलते हैं वर्क फंक्शन। उसके बाद मिनिमम एनर्जी एक्वायर करने के बाद उसके बाद वो भागेगा भागेगा, तो उसको भाई उसके पास कोई वेलोसिटी होगी तभी तो भागेगा। मतलब उसको उसको आपने काइनेटिक एनर्जी दी है। उसके बाद होगी आगे इसके यहाँ पे मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ फोटो। ठीक है, उसी को इसने यहाँ पे लिखा हुआ है, और इसी और ये आएगा तो आपको पहले ये लिखना है, ये डायग्राम बनाना है, उसको एक्सप्लेन कर दो कि सर हमने एक इंसिडेंट फोटो अप्लाई किया है जिसकी वैल्यू एच न्यू है, और फोटो इलेक्ट्रिक एमिशन हमने करने के लिए हमको यहाँ पे जो हमें फोटोन दिया है वो इलेक्ट्रॉन, इनके बीच में कुछ ना कुछ वो होगा, एनर्जी एनर्जी एक्सचेंज होगी। तो जो हम मैंने एच न्यू दिया है, ये जो मैंने एच न्यू दिया है सर, इसका दो पार्ट में यूटिलाइजेशन होगा। पहला पार्ट सर जो मिनिमम एनर्जी चाहिए, है ना, मिनिमम एनर्जी चाहिए मुझे प्रोवाइड करनी है मेटल के अंदर, ताकि इलेक्ट्रॉन जो है वो निकले, उसको वो हो गया वर्क फंक्शन। और उसके बाद जो जिस एनर्जी से वो भागेगा उसको हम बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। द रिमेनिंग एनर्जी इज यूज्ड इन इम्पार्टिंग काइनेटिक एनर्जी, वो हो गया हाफ एम वी स्क्वायर। वेरी इजी। ये इक्वेशन लिखने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, और ये डायग्राम बनाने में आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। जेई में काम आएगा, जेई में क्वेश्चन आता है इस पे, उसमें काम आएगा ये डायग्राम और ये इक्वेशन। बोलो कितना क्लियर है। हाँ सर। ठीक है। इतना क्लियर है। अब यहाँ से मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ, जो काइनेटिक एनर्जी मैक्स है, जो मेरी जिसकी वैल्यू मेरी हाफ एम वी स्क्वायर है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, है ना, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। अब अब
अब जो हमने यहाँ पे जो इंसिडेंट फोटोन किया एच न्यू, अगर उस अगर उसके पास मिनिमम, जब तक वो मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी अटेन नहीं कर लेगा तब तक तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। अभी हमने पढ़ा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, मतलब जब तक इफ द इंसिडेंट फोटोन इज ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, दैट इज डब्ल्यू नॉट, दैट इज म्यू नॉट, तब उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? तब उसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी? एच न्यू नॉट हो जाएगी। तब इतना एनर्जी जस्ट सफिशिएंट टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वर्क फंक्शन, है ना? देन दिस एनर्जी इज जस्ट सफिशिएंट टू फ्री द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द मेटल सरफेस एंड गिव इट काइनेटिक एनर्जी। मतलब जब वर्क फंक्शन की वैल्यू कितनी होगी? एच म्यू नॉट। बोलो, काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, तो मैं क्या ले सकता हूँ? हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर इक्वल टू एच न्यू, जो आपने प्रोवाइड किया। और जब इस फ्रीक्वेंसी ने म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी ले ली, तब वो तब वो वहां से भागना चालू कर जाएगा, वो काइनेटिक एनर्जी अटेन कर लेगा। बोलो भाई, बोलो भाई, इतना 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 समझ में आया कि नहीं आया? हाँ सर, समझ गया। ठीक है, इतना समझ में आया? ठीक है, तो ये हो गई आपकी इक्वेशन ऑफ, दिस इज योर इक्वेशन ऑफ आइंस्टाइन, फोटो इलेक्ट्रिक करंट, फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन, दिस इज योर आइंस्टाइन फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन। ठीक है, ठीक है। इसके बाद पेज नंबर, इस पे आओ, आगे आओ, पेज नंबर 714 पे आओ। उसके बाद देखो, इसने एक्सप्लेन किया हुआ है, एक्सप्लेनेशन ऑफ इफेक्ट ऑफ इंटेंसिटी, एक्सप्लेनेशन ऑफ थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, एक्सप्लेनेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी। सेल्फ एक्सप्लेनेटरी, इसमें कुछ समझाने वाली बात नहीं है। जो हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के जो 4 लॉ पढ़े थे, वो चारों के चारों लॉ ये इक्वेशन सेटिस्फाई कर रहा है। चारों के चारों लॉ जो है वो फोटो, जो ये इक्वेशन आया है वो सेटिस्फाई कर रहा है। वही चीज यहाँ पे एक्सप्लेन की है उसने। ठीक है, अब आ जाओ इसके ग्राफ पे, अब आ जाओ नीचे, अब आ जाओ इसके ग्राफ पे, वो इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आता है क्वेश्चन। ठीक है, अब मेरे को डिटर्मिनेशन ऑफ प्लैंक कांस्टेंट एंड वर्क फंक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये समझ में नहीं आता है बच्चों को, ध्यान से देखना। अब देखो, अभी अभी हमने हमने पढ़ा कि भाई आइंस्टाइन का जो फोटो इलेक्ट्रिक इक्वेशन है, वहां से मेरे के पास फॉर्मूला बढ़िया से आ गया। सर काइनेटिक एनर्जी जो होता है वो होता है एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। डब्ल्यू नॉट मतलब कि एच न्यू नॉट। ठीक है, ठीक। अगर अगर वी नॉट मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, इफ वी नॉट इज स्टॉपिंग पोटेंशियल, वी नॉट अगर मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल है, तो बताओ उस केस में मेरा काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? वो हो जाएगा ई वी नॉट। बोलो हाँ या ना? ये होता है हाफ एम वी मैक्स स्क्वायर, है ना? हाँ सर। अगर मेरा स्टॉपिंग पोटेंशियल इतना है तो काइनेटिक एनर्जी आ गया इतना, यहाँ पे पुट कर दो ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। ठीक है, तो वी नॉट कितना आ गया? एच बाय ई म्यू माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई। इसको इक्वेट करो y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। अभी जो हमने ग्राफ बनाया था ना, अभी जो हमने ग्राफ बनाया था, ये वाला ग्राफ, ये वाला, वो भी किस ग्राफ किसके बीच में है? वी नॉट और फ्रीक्वेंसी के बीच में। मतलब y में वी नॉट है, तो y में वी नॉट है, x में फ्रीक्वेंसी है, तो वही ग्राफ बनेगा सेम। अब वैल्यू के साथ देखो, बता रहा हूँ मैं आपको, उस समय मैंने ऐसे ही बनाया था, अब वैल्यू के साथ देखो। ठीक है, तो आपने बताया था सर इसका जो ग्राफ बनता है वो बनता है स्ट्रेट लाइन, सही बात है। ठीक है, तो ये थी सर मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी म्यू नॉट। तो सर ये था नीचे, ये जो है इंटरसेप्ट, उसकी वैल्यू कितनी है? उसकी वैल्यू कितनी है? माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई। ठीक है, सर इसका स्लोप कितना है? एम कितना है स्लोप? एच बाई ई, एच बाई ई। ये है फ्रीक्वेंसी और ये है स्टॉपिंग पोटेंशियल। ये ग्राफ तो प्लॉट करना आता ही है सबको। बताओ, तो यहाँ से क्या, यहाँ से आपको सब कुछ दिख रहा है?
क्या यहाँ से आप ये विजुलाइज कर पा रहे हो कि सर स्लोप स्लोप ऑफ वी नॉट फ्रीक्वेंसी ग्राफ कितना है स्लोप h/e, ठीक है सर, है ना? स्लोप कितना h/e। अगर आपको 2 पॉइंट लेके स्लोप निकालना है तो वैसे भी निकाल सकते हो जैसे मैथ्स में निकालते हैं, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, वैसे भी निकाल सकते हो, m टेन थीटा से भी निकाल सकते हो, है ना? स्लोप निकालने के तरीके ना, m = tan थीटा, tan थीटा, लेट्स सपोज ये a है, ये c है, ये b, tan थीटा = ac अपॉन bc, जो भी दिया हुआ है ऐसे भी निकाल सकते हो स्लोप, ठीक है? स्लोप पता लग जाएगा तो आप वहां से h निकाल सकते हो, h = e × स्लोप, e × स्लोप, ठीक है? यहाँ से आप प्लैंक कांस्टेंट भी निकाल सकते हो। तीसरा, सर जो इंटरसेप्ट की बात हो रही है, इंटरसेप्ट की वैल्यू कितनी है? तो -w0/e, -w0/e, और यहाँ से आपसे w0 पूछेगा तो w0 की वैल्यू कितनी होगी सर? e इंटू, अगर मैग्नीट्यूड पूछेगा तो e इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ इंटरसेप्ट। बताओ, मैथमेटिक्स है ना पूरा, ठीक है? हाँ सर। मैं तो समझ में आया, कोई दिक्कत? ये ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है भाई, ये ग्राफ इंपॉर्टेंट है, ये इक्वेशन इंपॉर्टेंट है, ठीक है? उसके बाद इस ग्राफ से ये बनाना आना चाहिए, यहाँ से ये स्लोप और इंटरसेप्ट लिखना आना चाहिए, है ना? सब कुछ इंटरकनेक्टेड है, ठीक है? तो यहाँ तक बात होगी हमारी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, इन सब की बात होगी। अब हम थोड़ा आगे इससे बाहर निकलते हैं और हम आते हैं डी ब्रोगली वेवलेंथ पे। डी ब्रोगली वेवलेंथ, तो भाई डी ब्रोगली वेवलेंथ में देखो, ज्यादातर दिमाग नहीं लगाना। डी ब्रोगली वेवलेंथ क्या होता है? आ जाओ क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ गए। सर कौन सा क्वेश्चन? क्वेश्चन नंबर 16 जो मैंने पीडीएफ भेजा है ना, उसमें क्वेश्चन नंबर 16 उसमें है कि नहीं है? एक, हाँ है। हाँ, ड्यूल नेचर ऑफ मैटर, डी ब्रोगली वेव, वो पढ़ो पढ़ो एक बार, पढ़ोगे समझ में आ जाएगा, पढ़ो। In 1924, the French physicist Louis Victor de Broglie put forward the bold hypothesis that material particles in motion should display wave-like properties. He reasoned that the nature was symmetrical and two basic physical entities, matter and energy, must have symmetrical character. If radiation shows dual nature, if, mm, so should matter. So the हम्म, particles like electrons, photons, neutrons, etc. should exhibit wave nature वेव नेचर when in इन motion. मोशन। तो ये जो डी ब्रोगली ने बोला कि जितने भी मेरे पास इलेक्ट्रॉन्स है, जितने पार्टिकल्स है, उनके पास वेव नेचर है, इसने हमको ये बात बताई, ठीक है? क्वेश्चन नंबर 17 जो है, आपको हमको जो इम्पोर्टेंट है वो आता है डी ब्रोगली वेवलेंथ निकालने के लिए। क्वेश्चन में जो एग्जाम में आता है वो आता है डी ब्रोगली वेव इक्वेशन या वेवलेंथ। तो देखो, वेरी इजी है, ध्यान से देखना। आपको अभी हमने पढ़ा था ई होता है एच न्यू, तो सर आइंस्टाइन का जो इक्वेशन है E = mc² है, दोनों को इक्वेट कर दो, खत्म। एच न्यू = mc², है ना? और हमको पता है सर सी होता है न्यू लेमडा, यहाँ से अब पूरा का पूरा वो है मैथ्स है, hc/λ = mc²। यहाँ से लेमडा कितना आ गया भाई? लेमडा आ गया मैंने h/mc या h/p, यही है मेरा डी ब्रोगली वेवलेंथ का इक्वेशन। लेमडा = h/p या h/mb, ये है मेरा डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है? वेरी इजी, कुछ इसमें दिमाग नहीं लगाना, ठीक है? ये तो हो गया बेसिक। अब इसमें थोड़ा थोड़ा एडवांस आ जाता है भाई, काइनेटिक एनर्जी, ये सब वो सब आ जाता है, ठीक है? तो अब देखो, अगर मेरे को वेवलेंथ निकालना है, हमने तो यहाँ पे मोमेंटम के बेसिस पे निकाल लिया वेवलेंथ,
तो मेरे को वेवलेंथ निकालना होगा काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में। तो कैसे निकालूंगा? तो भाई भाई एक चीज बताओ, तो डी ब्रोगली वेवलेंथ अभी हमने पढ़ा लैम्डा होता है h/mv। ठीक है, इसका काइनेटिक एनर्जी के रिस्पेक्ट में निकालना है। काइनेटिक एनर्जी का होता है सर ½ mv²। ½ mv²। सर यहाँ से मैं वी निकाल सकता हूँ। वी कितना आ गया? √2 ke/m। ठीक है, वी की वैल्यू आ गई, लैम्डा में पुट कर दो h/m। वी की जगह पुट कर दो ये फॉर्मूला, √2 ke/m। इसको सॉल्व अंदर ले जाओगे तो यहाँ से मेरे लैम्डा का फॉर्मूला कितना आ गया? h/√2 km, टू काइनेटिक एनर्जी इंटू एम। ठीक है, मैथमेटिक्स से एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। एक फॉर्मूले से दूसरा फॉर्मूला निकालना आना चाहिए। ठीक है, अच्छा इसके नीचे वाला देखो। सो दैट द डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेटेड थ्रू पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इतना। तो ये बोल रहा है कि अगर मैंने कोई डी ब्रोगली वेवलेंथ है, उसका इलेक्ट्रॉन है, उसको अगर मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया v का, उसको मैंने पोटेंशियल डिफरेंस दे दिया v का, तो उसमें लैम्डा कितना आएगा भाई? अभी देखो, जब मैं जब मैं किसी इलेक्ट्रॉन को एक्सेलरेट कर रहा हूँ तो भाई एक पॉइंट पे ये होगा भाई काइनेटिक एनर्जी वुड बी इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी कितना है? ½ mv²। पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है? क्यू इंटू वी मतलब ई इंटू वी, जो हमने पोटेंशियल डिफरेंस निकाला है। अब सेम हो गया, वी वी यहाँ से निकाल दो, √2 ev/m। वापस जाके लैम्डा में पुट कर दो h/mv में। ये पुट कर दो तो h/m √2 ev/m। यहाँ पे आपका फॉर्मूला आ गया √h/2 m ev। अब क्योंकि इलेक्ट्रॉन की बात हो रही है तो भाई h कांस्टेंट है, m कांस्टेंट है, e कांस्टेंट है। सारी की सारी वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास लैम्डा की वैल्यू आ गई 12.3/√v एमस्ट्रॉन्ग। एमस्ट्रॉन्ग क्या होता है? 1 एमस्ट्रॉन्ग इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर। लैम्डा की वैल्यू क्या होती है? 16.6 इंटू 10⁻34। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 9.1 इंटू 10⁻31। इलेक्ट्रॉन कितना होता है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है? 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है, अब यही जो आया, यही जो हमारे पास इक्वेशन आया, यही इसी इक्वेशन को डाइविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट ने एक्सपेरिमेंट किया था कुछ, तो वहां से भी हमारे पास सेम इक्वेशन आया। क्वेश्चन नंबर 20 देखो। क्वेश्चन नंबर 20 का सीधा रिजल्ट देखो। लैम्डा इक्वल टू h/mv इक्वल टू 12.3/√v एमस्टॉक। ठीक है, तो डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट ने क्या बोला? इस वैल्यू, ये जो वोल्टेज आया है, ये जो वोल्टेज आया है, उसने एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया और उस वोल्टेज की वैल्यू निकाली 54। और वैल्यू पुट करने के बाद उसका जो लैम्डा का वैल्यू आया वो आया 1.66 एम्स। तो ये डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट होता क्या है वो पढ़ना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखना इंपॉर्टेंट है कि डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट में जो मेरा डी ब्रोगली वेवलेंथ आया है उसकी वैल्यू आई है 1.66 एम्स्ट्रॉन्ग। बस कैसे आया वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिलेबस में नहीं है, सीबीएसई में नहीं है, जेई में भी नहीं आता है, कोई स्टेट लेवल के एग्जाम में आता है कि डेविसन एंड जर्मन एक्सपेरिमेंट में जो लैम्डा की वैल्यू आई वो कितनी आई। सीधा याद रखो 1.66 एम्स्ट्रॉन्ग। जो चीज याद रखनी है वो याद रखनी है, उसमें कुछ वो नहीं है। ठीक है, ठीक ठीक है। है सर। तो भाई अब आपको क्या करना है, चैप्टर खत्म हो गया, यही है चैप्टर में। ठीक है, पी वाई क्यू सॉल्व करो, पी वाई क्यू सॉल्व करो, सीबीएसई के जो क्वेश्चन है वो सॉल्व करो, सबके सब क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। चलो मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, आपको पता लग जाएगा कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, आपको पता लग जाएगा। ये क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, अच्छा ग्राफ बना के दिया हुआ है, इसमें से मोस्टली एक्सपेक्ट करो कि आपको ग्राफिकल क्वेश्चन मिलेगा। ठीक है, ये जीरो है, यहाँ बोल दिया फ्रीक्वेंसी इन हर्ट्स बोल दिया है, इन 10⁻14 बोल दिया है। ये कट ऑफ वोल्टेज बोल दिया है। कट ऑफ वोल्टेज मतलब कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है? कट ऑफ वोल्टेज V0 बोल दिया है। ये बोल दिया है भाई ये 4 है और ये 5 है, इसके बीच में लाइन जा रहा है ऐसे। ठीक है, ये वैल्यू बोल दी है 10 है, और ये बोल दिया है 3 और 2 के नीचे है, ये बीच में है, ऐसे बोल दिया है। ठीक, ये ग्राफ दे दिया है आपको, कट ऑफ वोल्टेज मतलब स्टॉपिंग पोटेंशियल और फ्रीक्वेंसी के बीच में ग्राफ दे दिया। और ये 4 है, 5 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 9 10 8 9 10 ऐसे दिया हुआ है। ठीक, इतना ग्राफ दिया हुआ है। आपसे पूछा है फाइंड थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है, दूसरा वर्क फंक्शन पूछा है। चलो निकाल सकते हो। थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी पूछा है, वर्क फंक्शन पूछा है, बताओ। ये 4 और 5 के बीचों बीच में है।
ठीक है, चारों पास के बीचों बीच में। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी कितना आ गया? 4.5 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। बोलो। अ, यही होता हाँ है ना म्यू नॉट, यही होता है ना म्यू नॉट फ्रीक्वेंसी। इस हाँ जिसके नीचे, जिसके पीछे सारे की सारी कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसके पीछे जो स्टॉपिंग पोटेंशियल है वो जीरो, वही तो होता है कट ऑफ, वही तो होता है ये कट ऑफ वोल्टेज या थ्रेशोल्ड वोल्टेज। तो वो आ गया थ्रेशोल्ड पोटेंशियल, सॉरी थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। तो वो तो सीधा रास्ता मिल गया। अब डब्ल्यू नॉट पूछा है, डब्ल्यू नॉट क्या होता है भाई? एच म्यू नॉट, है ना। निकालने के लिए आप इसको ऐसे भी निकाल सकते थे, बट यहाँ पे हमको कुछ वैल्यू वैल्यू नहीं दी हुई एग्जाम में, हमको यहाँ इससे नीचे कुछ नहीं दिया हुआ। तो भाई नहीं दिया हुआ, तो जो हमको पता है वो पता है, हमको पता है डब्ल्यू नॉट क्या होता है, एच म्यू नॉट। तो भाई एच की वैल्यू पता है अपने को 6.6 इंटू 10⁻−34। और म्यू नॉट तो अभी हमने निकाला 4.5 इंटू 10⁻14। इसको सॉल्व करो, जो भी आंसर आएगा आंसर आ गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन करो। अच्छा ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें से, ठीक है। ये है आपका कट ऑफ वोल्टेज, ये है यहाँ पे आप बोलते हैं, यहाँ पे स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बोलेगा, कट ऑफ वोल्टेज बोलेगा थोड़ा वो करने के लिए। कट ऑफ वोल्टेज इन वोल्ट। तो यहाँ पे है मेरा फ्रीक्वेंसी इन 10⁻14 और हर्ट्स में 10⁻14। ठीक है, ये 0 0 है। सेम क्वेश्चन है कि ये 4 है, ये 5 है, इसके बीच में मैंने ये लाइन बनाया है। सेम क्वेश्चन था, ये 3 है और ये 2 है। हाँ, ठीक है, आपको बताना है इसमें थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी में बता दो फिर से, और प्लैंक कांस्टेंट बता दो। चलो, तो वैसे मैं इसको ग्राफिकल अच्छे से बता देता हूँ। जब तो ये दो की थ्रेशोल्ड तो जब 4.5 ही होगा ना? हाँ सही, जब ये 2 है तो यहाँ पे 9 है, और जब ये 2 और 3 के बीच में है तो ये 10 पे है। ठीक है, हाँ, तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी तो आ गया 4.5 × 10⁻14। एच आपको निकालना है, एच निकालना है। एच निकालने के लिए तो भाई एच कैसे निकालेंगे सर? एच तो इसका स्लोप में आता था सर। इसकी उस पर आ जाते हैं, आइंस्टाइन फोटोइलेक्ट्रिक इक्वेशन क्या होता है सर? एच न्यू इज इक्वल टू ई इक्वल टू एच न्यू होता था ना। एच न्यू इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी होता है प्लस वेव फंक्शन होता है ना, ये होता है फॉर्मूला। ठीक है, अब काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा? एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा सर? ई वी नॉट, क्योंकि स्टॉपिंग पोटेंशियल की बात हो रही है, इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट। सही बात है, ठीक है। तो सर यहाँ से हाँ अब मुझे निकालना है यहाँ से स्लोप, यहाँ से मुझे निकालना है स्लोप। यहाँ तो ऐसा, यहाँ से वी नॉट कितना आ गया सर? एच बाई ई न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट अपॉन ई। ठीक है, ठीक है। तो भाई इसका स्लोप कैसे निकालोगे? इसका सबसे पहले तो स्लोप निकाल लो। एम, एम है एच बाई ई, एम है मेरा एच बाई। तो अगर मैं एम निकाल लूंगा तो एक चीज बताओ भाई, वाई में है 2.5 और 2, और एक्स में है 10 और 9, है ना। तो मैं लिख सकता हूँ एम क्या होता है? वाई जीरो टू माइनस वाई वन। एम क्या होता है? वाई टू माइनस वाई वन अपॉन एक्स टू माइनस एक्स वन। तो कितना आ गया? 2.5 माइनस 2 कितना आ गया? 0.5 अपॉन 10 - 1, 1 × 10 की नीचे 10⁻14 हर्ट्स है ना। तो ठीक है, ये आ गया एम, ये आ गया एम। और इस एम को अगर मैं 1.6 इंटू 10⁻−19 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आ जाएगा स्लोप। बोलो। हाँ तो बस हो गया, उसमें सॉल्व कर दो। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं इसमें से। जेई मेन से पीवाई के सॉल्व करो, ऐसे ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे, सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको चीजें क्लियर है, अगर आपको ये फॉर्मूला पता है, एच न्यू इक्वल टू सर काइनेटिक एनर्जी प्लस वर्क फंक्शन, पहला फॉर्मूला। सर काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट, दूसरा फॉर्मूला। सर तीसरा फॉर्मूला, काइनेटिक एनर्जी को सर मैं लिख सकता हूँ ई वी नॉट इक्वल टू एच न्यू माइनस डब्ल्यू नॉट को लिख सकता हूँ एच म्यू नॉट, तीसरा फॉर्मूला। सेम सेम फॉर्मूला है, अलग अलग वे है, जैसा क्वेश्चन में मिलेगा। चौथा सर, लेमडा होता है एच अपॉन एम वी, या लेमडा होता है एच अपॉन पी, या लेमडा होता है एच अपॉन √2 एम के काइनेटिक एनर्जी, है ना।
या लैम्डा होता है एच अपॉन रूट, लैम्डा होता है एच एच उसका वैल्यू पुट करोगे तो 12.3 अपॉन रूट वी। तो ये हो गया आपका ड्यू नेचर मैटर इज सिस्टम इज ओवर। ठीक है, पीवाई को सॉल्व करो, 4 मार्क्स यहाँ के पक्के हैं, 4 मार्क्स पक्के होने चाहिए, इसी में से क्वेश्चन आएगा, इसी में से इस वाले फॉर्मूला से क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन आएगा, लिख के दे रहा हूँ, आएगा तो आएगा। ठीक है, ये जो ग्राफ है बहुत काम का ग्राफ है भाई। ठीक है, आपको ग्राफ Yes. देख के पता होना चाहिए सर, ये है मेरा म्यू नॉट, ये है मेरा माइनस डब्ल्यू नॉट बाई ई, ये है स्लोप एच बाई ई, खत्म, ये है वी नॉट, ये है फ्रीक्वेंसी। दिमाग में आपके ये आपके दिमाग में ये ग्राफ घूमना चाहिए। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट की बात होगी तो एक ग्राफ ये घूमना चाहिए। दूसरा, मैं ऐसे जब मैं 12th में था ना तो मैं ऐसे याद रखता था चीजों को, ऐसे बैठा हुआ हूँ दिमाग में, ऐसा अच्छा ड्यू नेचर में क्या क्या है, तो सही डायग्राम मुझे पता है तो मैं इसको एक्सप्लेन कर लूंगा, है ना। अब मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं इस डायग्राम पे एक पेज में लिख सकता हूँ, उतना कॉन्फिडेंस आप में होना चाहिए, है ना। इंग्लिश इंग्लिश में लिखना है बस, मैं इस डायग्राम पे भी आधे पेज में लिख सकता हूँ, है ना। अगर मान लो सीबीएसई में लिखने के लिए आ गया, एक्सप्लेन करने के लिए आ गया, सब कुछ थोड़ी मगअप करते रहोगे, कुछ चीज समझना भी होता है, सब कुछ याद करने बैठोगे तो हो गया काम, रटना नहीं है, चीजों को समझना है ना। इसमें क्या क्या लिख सकते हो, सर स्टॉपिंग पोटेंशियल है, सर वो इंटेंसिटी पे डिपेंड नहीं करता है ना। यहाँ पे लिखोगे सर स्टॉपिंग पोटेंशियल जो है फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करता है, स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन लिख दो, है ना। स्टॉपिंग पोटेंशियल का डेफिनेशन लिख दो क्या होता है, कैसे कैसे कहानी आ रही है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में लिखो, वो सब वही सब 3-4 कहानी है, उसी को हर क्वेश्चन में वही वही चीज लिखना है, हर क्वेश्चन में वही 4 चीज लिखनी है। पहला इंटेंसिटी, दूसरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, तीसरा थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से आगे बढ़ोगे तो स्टॉपिंग पोटेंशियल, बस। हर क्वेश्चन कुछ भी आएगा सीबीएसई में यही चीज पेलनी है, यही चीज को बस लिखना है। ठीक है, ये तरीका है चैप्टर को कम से कम टाइम में खत्म करने का। ठीक है, और ये सेव करने का कि 4 मार्क्स इसी में भी आएंगे तो आपको छूटने नहीं चाहिए। ठीक है, सो वी विल स्टॉप इट, आज ये चैप्टर खत्म होता है। ठीक है, मैं आपको कल का टाइम देता हूँ, कल का टाइम है आपके पास, पीवाईक्यू सॉल्व करो, संडे को हो सके तो हम क्लास लेंगे, वी विल स्टार्ट एटम्स। ठीक है, ठीक है सर। ठीक है, एटम्स भी आपका मैक्सिमम 2 क्लास में खत्म हो जाएगा, और न्यूक्लियर भी आपका मैक्सिमम एक या दो, न्यूक्लियर भी आपका 2 क्लास में खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा मैक्सिमम नेक्स्ट वीक हमारा जो मॉडर्न फिजिक्स है वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो हम फिर निकलते हैं बाहर, सेमीकंडक्टर्स एंड ऑप्टिक्स एंड ईएमवी, उसके बाद हमारा 3 चैप्टर बचेंगे जो इंपॉर्टेंट वाले हैं। ठीक है, चलो स्टॉप इट। ठीक है ठीक है सर, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ओके बाय, टेक केयर, गुड नाइट। सर।